हेलो बच्चे, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के 10 वाला क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट की गई है। इसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास डाला था। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके लिए क्लास क्या स्टार्ट करें। तो चलिएगा, हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करते हैं भाई। किसको करते हैं? केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करते हैं और एकदम केमिस्ट्री को शुरू से पढ़ते हैं। तो जितने भी क्लास 10 वाले बच्चे होंगे, जो यूपी बोर्ड वाले होंगे, बिहार बोर्ड वाले होंगे, एमपी बोर्ड वाले बच्चे होंगे, वो सभी लोग इस क्लास को मज़ेदार तरीके से पढ़ सकते हैं। घर पर रह के ही तैयारी कर सकते हैं बेहतर ढंग से। आपको पूरी सिलेबस क्लास 10th की साइंस की कंप्लीट करा दिया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाके TWG के 10th वाला क्लास में आप वहाँ पे उसको खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आइए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो, बच्चे हमारे चैप्टर का जो नाम है पहला, हम देखिए किसी PPT वीटी का आपको यूज करने वाले नहीं हैं। जो भी चीज़ रहेगा मैं आपको क्या करूँगा, डायरेक्टली सबको समझाते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो हमारे जो पहला चैप्टर है बाबू, उस पहले चैप्टर का नाम क्या है? तो यहाँ पे तो पहले चैप्टर का नाम है भैया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो आपके क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसको आप लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है बच्चे। इसमें हम लोग पहले ये जान लें कि पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में हम लोग भाभी पढ़ने वाले क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को पहले एक बार पॉइंट वाइज पे देख लेते हैं कि पढ़ेंगे क्या। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम सिलेबस के अंदर अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या क्या हमारा टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब इसके अंदर जो सब टॉपिक आएगा। तो पहले इसके फैसिट को लिख लेते हैं बाबू कि कौन कौन से फैसिट को पढ़ने वाले हैं ना। फिर एक एक करके हम लोग समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। तो इसमें पहला चीज़ हम लोग यही पढ़ेंगे भैया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चे। सबसे पहले यही पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे इसके अंदर बच्चे। फिर दूसरे चीज़ें पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे बाबू, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। फिर इसमें चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? रासायनिक क्रिया। अब फिर पढ़ेंगे भौतिक अवस्था एवं रासायनिक अवस्था। इसमें भौतिक अवस्था एवं रासायनिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। और क्या पढ़ेंगे? पांचवा टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे? भौतिक अवस्था एवं रासायनिक अवस्था पढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाबू इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रकार पढ़ेंगे। और कौन कौन से हमारे प्रकार हैं इनको जरा हम लोग समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चे संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे बाबू। संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया बच्चे। अब ये आप ध्यान के चलिए, आपको मैं देख रहे हैं यहाँ लगभग मैं सारी चीज़ें हिंदी में लिख रहा हूँ ना। तो यह बैच ही हिंदी मीडियम के लिए है,
स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। जो भी यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के बच्चे सब पढ़ सकते हैं, जिनके सिलेबस में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होगा। आप एक बार मेरे से पढ़िए, आप पढ़ने के बाद फिर अपने आप में साइंस में देखिए कि हम कहाँ तक, एग्जाम तो छोड़िए, ये 10 के एग्जाम छोड़िए, आने वाले एग्जाम में जो वनडे क्लासेस के एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपको सरल महसूस होगा। आप वनडे एग्जाम के भी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आप बेसिक मेरे साथ बढ़िया मजबूत करिए बाबू। कि पहला ये होगा बेटा, दूसरा संयोजन हो गया। आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो तोड़ेंगे भी तो दूसरा क्या पढ़ेंगे बाबू, वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे भैया। फिर क्या पढ़ेंगे बच्चे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चे। विस्थापन के बाद बेटा जब विस्थापन पढ़ेंगे ना, तो यही ध्यान देना, वियोजन में भी बेटा, वियोजन में कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, 3। तो ये आप पढ़ेंगे, इसमें जब पढ़ेंगे ना आपको, तो एक पढ़ाएंगे उष्मी वियोजन। क्या पढ़ाएंगे, उष्मी वियोजन। हर एक चीज को एकदम खोल के आपके सामने रख दे रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है। एकदम कोई भी किसी प्रकार की कोई घपलेबाजी नहीं है, जो सिलेबस के अंदर है सब पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उष्मी वियोजन बेटा, प्रकाशी वियोजन, प्रकाशी वियोजन होगा। और क्या होगा भैया, तीसरा क्या होगा, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, तो इनको भी पढ़ेंगे। तो विद्युत वियोजन, इन तीनों को पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चे विस्थापन हो गया। अब विस्थापन में भी बच्चे कितने होते हैं, तो विस्थापन में भी 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, और दूसरा होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब पढ़ेंगे। पर हिंदी पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए हिंदी पढ़ाएंगे। विस्थापन क्रिया बेटा, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया। इसके बाद और कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, तो यही हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आपको, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, और रेडॉक्स अपक्रिया में बाबू हम लोग 2 पढ़ेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया में भी कितने पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण पढ़ेंगे बच्चे, एक तो ऑक्सीकरण अपक्रिया पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया, और दूसरा पढ़ेंगे अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे बाबू। और क्या पढ़ेंगे इसमें, रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। उसके बाद बेटा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब एक होगा ऊष्माशोषी, क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इसके बाद बच्चे और क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारे पास मेजर पॉइंट में, ये सभी किसके प्रकार हो गए, ये आपके अभिक्रिया के प्रकार होंगे बेटा। फिर हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, विकृति गंधिका। इसी में पढ़ेंगे बच्चे विकृति गंधिका पढ़ेंगे। और 7वां पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे संक्षारण। अच्छा, संक्षारण आपके चैप्टर नंबर 3 में भी मिलेगा और 1 में भी मिलेगा। तो संक्षारण की सारी बातें हम लोग यहीं पढ़ के रख लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे कुछ स्पेशल तत्वों के बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है। जैसे एक तो दिया गया है सोडियम के बारे में, एक सोडियम के बारे में दिया गया बच्चे। दूसरा दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन के बारे में दिया है। और तीसरा दिया है आपका किसके बारे में, कैल्शियम, तीसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। किसी तरह में बाबू दिया है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो ये पूरा आपके चैप्टर नंबर 1 का पूरा सिलेबस है, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सभी सिलेबस को एक एक करके भाई क्या करने वाले हैं,
पढ़ने वाले हैं तो यहाँ से आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए बेटा। यहाँ से आप सिलेबस को बाबू सही से देख लीजिए, जिसको आपको आसानी हो। देख लें तो आपने सिलेबस देख लिया है। आप सभी लोग इस सिलेबस का एसएस ले लीजिए बाबू। आप क्या ले लीजिए बेटा, इसका एसएस आप ले लीजिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, रासायनिक अपक्रिया के बारे में। आइए रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। ओह सो सॉरी, हमको यहाँ पे क्या हो गया है मुझे मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं भाई, पढ़ाई मालूम करो। चलो, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग इंट्रोडक्शन में सबसे पहले किसको लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया को। आराम से अब जो बातें बता दिया हूँ उन्हीं को समझिएगा। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप आराम से नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हो बच्चे ना, ऐसे ध्यान देना, ऐसे परिवर्तन किसी भी पदार्थ में, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण आ जाए, ऐसे परिवर्तन जिसमें कुछ नया गुण आ जाए, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसे रासायनिक क्रिया कहेंगे। अरे सर बात समझ में नहीं है, बात समझ में नहीं है। हमने कहा कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन करें जिसमें एक नया गुण आ जाए। जैसे बेटा अगर हम आपको बात करें, बहुत बढ़िया से समझिएगा, हमने लिया है हाइड्रोजन लिया बेटा। क्या लिया है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बाबू एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। और हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया बाबू। ऑक्सीजन भी प्यारे एक गैस है। आपने कहा बिल्कुल सर सही बात है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब दोनों गैस है, अब दोनों की क्वालिटी बिल्कुल अलग है कि नहीं है, पर इन दोनों को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाया। अब मिलाकर इनका अपक्रिया कराया, तो इनसे बना प्यारे क्या बना, इनसे बना क्या मेरे भाई, इनसे बन गया H2O। क्या बन गया भैया, H2O। अब ये जो बना बच्चे, ये बताओ बेटा, यह बन गया जल। ये क्या बन गया, जल। अब बताओ जो हाइड्रोजन था, जो ऑक्सीजन था, इनके अणु क्या जल के साथ मिल रहे हैं, क्या जो क्वालिटी इनकी थी पहले, अब इनको मिलाने के बाद जो जल बना है, क्या इनकी भी क्वालिटी है। बताओ इनके गुणों में नया गुण आ गया, नहीं आ गया। हाइड्रोजन के जो गुण थे, ऑक्सीजन के जो गुण थे, बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हो सर एक नया गुण आ गया। क्या आ गया बाबू, एक नया गुण आ गया, नया गुण आ गया। ये दो के दोनों गैसीय फॉर्म में थे बच्चे। अगर आपसे मैं बात करूं, दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में है, दोनों गैसीय अवस्था में है। इनका स्वादहीन है, ये क्या है, स्वादहीन है। पर बच्चे यहाँ पे जैसे हमने देखा, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये बताओ, ये द्रवीय अवस्था हो गया क्या, कहेंगे सर हाँ ये द्रवीय अवस्था हो गया, द्रवीय अवस्था हो गया। अब इनके गुण में परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भैया कोई भी पदार्थ लो और उसमें क्या हो जाए, नए पदार्थ लीजिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नए गुण आ जाए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण आ जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चे, रासायनिक अपक्रिया। क्या कहते हैं बच्चे, रासायनिक अपक्रिया। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, तो कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों में परिवर्तन हो जाए, नए गुणों का परिवर्तन हो जाए, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो जाए, उन्हीं को हम लोग कहेंगे रासायनिक अपक्रिया। क्या कहेंगे बच्चे, रासायनिक क्रिया। या तो आप कह सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में लिया जाए, दो या दो से पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में लिया जाए, अब एक कोई नया पदार्थ बना दे, कोई नया गुण बना दे, नया पदार्थ हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, रासायनिक क्रिया। तो जरा सा इनके परिभाषाओं को भी लिखते चलेंगे भाई, इनके परिभाषाओं को भी लिखते चलेंगे प्यारे। क्लास 10th वाले मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी लोग जितने भी प्यारे हैं, प्यारे गुड्डा गुड़िया, ये सभी लोग आराम से इसको नोट्स को बनाते हुए चलेंगे, हमारे साथ पढ़ते चलेंगे ना। इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें परिभाषा दो तरीके से, ऐसे परिवर्तन भैया क्या किया जाए, आप कह सकते हो ऐसे परिवर्तन नए गुण वाले पदार्थ, क्या करें बेटा, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ
बनते हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक क्रिया कहते हैं बेटा। या तो इसकी एक दूसरी भी परिभाषा दे सकते हैं बच्चे। आपकी दिली इच्छा है तो आप कहते हो सर हम ये नहीं अब दूसरा देना चाहते हैं, बिल्कुल दो। जब कहा जाए जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए जिससे एक नया गुण वाला पदार्थ बने उसे रासायनिक अवक्रिया कहते हैं प्यारे। क्या कहते हैं बच्चे? तो उससे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए जिससे एक नया गुण वाला पदार्थ बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं प्यारे। क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया। क्या बोलो प्यारे, ये बात समझ में आया नहीं है? अब जैसे हमने नया पदार्थ लिया, बच्चे नया पदार्थ लिया, तो बच्चे बताओ हमने नया पदार्थ कुछ भी लिया है, तो यहाँ कोई पदार्थ ले लिया बेटा। अब पदार्थ के रूप में बच्चे क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी कोई पदार्थ ले रहे हो बेटा, तो यहाँ पदार्थ के रूप में क्या लेंगे? तो हो सकता है उसके क्या हो भैया? अणु होंगे, अणु हो सकते हैं, या बेटा क्या हो सकते हैं? यौगिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यौगिक हो सकते हैं, या कोई एक सिंगल तत्व या परमाणु हो सकता है। इनमें से कोई भी ले सकते हैं। और जो बनेगा इन पदार्थों से क्या होगा? परिवर्तन होगा। इनमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। और परिवर्तन से क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। और जो नया पदार्थ बना बेटा, यहाँ क्या बना? यहाँ नया पदार्थ बना, नया पदार्थ। तो जो नया पदार्थ बना है वो भी बेटा क्या हो सकता है? वह अणु हो सकता है, यौगिक हो सकता है, ठीक है ना? यौगिक हो सकता है, अणु या यौगिक हो सकता है बच्चे, ठीक है ना? अब बच्चे यहाँ से एक नए कंसेप्ट का जन्म लेते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया बेटा, आपको बहुत सारे एग्जांपल चाहे दिखा दीजिए। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, हमने लिया कार्बन, हमने लिया ऑक्सीजन। अब कार्बन ऑक्सीजन लिया, इनसे अपक्रिया कराया, ये बन गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने लिया नाइट्रोजन लिया, हमने लिया हाइड्रोजन लिया। नाइट्रोजन लिया बेटा, हाइड्रोजन लिया, तो हमने इससे बना दिया, तो क्या बन गया? NH3। क्या बन गया बेटा? NH3। तो हम बैलेंसिंग कर लेंगे, तो बैलेंसिंग करने के लिए 3 कर देंगे। हाँ, यहाँ 3 लेंगे, 3 नाइट्रोजन, और यहाँ भी कर देंगे 3। तो इसी बच्ची ये जो बन गया, तो आपका यहाँ पे ऐसे रख देंगे, यहाँ पे इसको बैलेंसिंग करना है, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ पे 3H2 कर दीजिए बेटा। तो इस तरीके से करेंगे, यहाँ 3 कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया? NH3 बन गया बच्चे, एमीन बन गया। तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है। पर यहाँ से कुछ बातें और आपको सीखना है। क्या सीखना है? हम समझाते हैं। पहले यहाँ तक की बातें समझ पाए, नहीं समझ पाए? चलिए बेटा, आप लोग SS लेंगे। यार पानी भी खत्म हो गया है, स्टूडियो में कोई है भी नहीं। यहाँ खुद आपके सामने जो कैमरा दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है, उसको सेटअप करते हैं, खुद रिकॉर्ड करते हैं, फिर बंद करेंगे, सारा कुछ अपने से करना होता है, ठीक है? पानी भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, पढ़ते हैं फिर हल के लिए। चलिए बताओ बेटा, यहाँ तक की बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? सभी लोग बेटा समझ पाए ना? इसकी परिभाषा रखिएगा बेटा। अब आइए, जब आप रासायनिक अपक्रिया करते हैं बच्चे, जब आप रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन,
तो जब बेटा आप केमिकल रिएक्शन करते हो तो इसमें ध्यान देना है कि दो चीज़ें होती हैं। इस केमिकल रासायनिक क्रिया करते हो तो इसमें दो पद होते हैं। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ से पॉइंट भी बनाएंगे। इसमें 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 दो पद, इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं बाबू? दो पद होते हैं। अब देखो, अब ये क्या होता है, जैसे आपने कुछ लिया बच्चे, ये लिया, ए लिया, हमने लिया, बी लिया, अब इसे मिलाकर हमने बना दिया सी और डी। बच्चे ध्यान समझना, यहाँ से पॉइंट को हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है। आप कहिए तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप जो कहिए सो ले लेते हैं। चलो हम सारा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन लिया बेटा, हमने लिया ऑक्सीजन लिया, अब इससे मिलाया तो क्या बन गया? H2O। बैलेंसिंग करने के लिए बाबू आप यहाँ पे बैलेंस कर लो, ठीक है ना। अब बच्चे हमने ले लिया तो बेटा यहाँ पे ना दो पद होते हैं। तो जो प्यारे हमारे सामने यह पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे बेटा ये, तो इस वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चे? अभिकारक। अब इनको क्या बोलते हैं प्यारे? इनको उत्पाद बोलते हैं। तो बच्चे आपके मन में आएगा कि सर अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, है ना। हम समझ रहे हैं, आपके मन में ख्याल आएगा, और ख्याल आएगा तो इसका उत्तर देने के लिए रत्नाकर सर आपके सामने खड़े हैं, देंगे उत्तर, टेंशन लो। अभिकारक किसे कहेंगे? तो अभिकारक बाबू इसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं प्यारे। क्या कहते हैं बच्चे? अभिकारक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं बच्चे? उत्पाद किसे कहते बेटा? अभिकारक में परिवर्तन के पश्चात जो नया गुण वाला पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? तो उसे उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं बच्चे। बोलो प्यारे, ये बताओ पहले बात समझे नहीं समझे? हमने क्या समझाया? अब क्रिया में परिवर्तन के पश्चात जो नया गुण वाला पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? उत्पाद कहते हैं। और वही जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कह सकते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, मेरे लाला, आप बताओ, क्या अभिकारक एक ही हो सकता है? क्या अभिकारक एक ही हो सकता है? क्या नहीं कर सकते हो सर? अभिकारक आप बेटा बोल सकते हो, अभिकारक एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। हर एक पॉइंट का आंसर मिलेगा आपको, बस एक पॉइंट का आंसर मिलेगा। अभिकारक मेरे बाबू एक से अधिक हो सकता है। अब अभिकारक रूप में बेटा क्या क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर अभिकारक रूप में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है बच्चे वह क्या हो? यौगिक हो। क्या हो? वह यौगिक हो सकता है कंपाउंड हो। और क्या हो सकता है बच्चे? हो सकता है वह अणु हो। क्या हो बाबू? अणु हो सकता है वह कोई एक सिंगल परमाणु हो, या तत्व, जिसको बोल सकते हो हम लोग तत्व दिखाते हो। पर अक्सर करके आपको दो ही चीज मिलेंगे, यौगिक मिलेंगे या तो अणु मिलेंगे बेटा। अणु जैसे यौगिक के रूप में बेटा, जैसे हमने लिखा NH3 लिखा, CO2 लिखा, H2SO4 लिखा, तो HNO3 लिखा, ये सभी के सभी नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सभी क्या बच्चे? यौगिक हैं। जब हमने लिखा O2 लिखा, En2 लिखा, क्या लिखा बाबू? En2 लिखा, H2 लिखा, ये बेटा क्या हो गए? अणु हो गए। क्या हो गए भैया? अणु हो गए। परमाणु जैसे सिर्फ हमने लिखा ऑक्सीजन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख लिया बच्चे, ये सिंगल तत्व या क्या है बच्चे? है परमाणु है। तो यहाँ पे अभिकारक रूप में हो सकता है कोई यौगिक भी भाग ले, हो सकता है कोई अणु भी भाग ले, कुछ भी। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे अगर बच्चे हमको कोई भी एग्जाम्पल लेना है, जैसे बेटा हमारे पास है HCl है, तो HCl एक यौगिक है कि नहीं है? यौगिक है। हाँ सर यौगिक है। हमने यहाँ ले लिया बेटा सोडियम ले लिया, सोडियम एक तत्व आ गया नहीं आ गया?
और जब इनसे क्रिया कराएं तो मेरे भाई यह बन गया NaCl बन गया। अब यहाँ बन गया बाबू, क्या बन गया, H2 गैस बाहर निकल गया, H2 गैस बाहर निकल गया। तो आप कह सकते हो, अभी मत समझो कि क्या लिखा जा रहा है सर, या Cl कैसे लिख दिया, NaCl सब बनाना सिखा दूंगा, पेशेंस रखो। तो इसका मतलब है कि सर यौगिक अगर उत्पाद की बात करेंगे तो उत्पाद भी बच्चे एक से अधिक हो सकता है। उत्पाद एक से अधिक हो सकता है। उत्पाद भी बच्चे एक से अधिक क्या होगा प्यारे, हो सकता है, ठीक है ना। उत्पाद भी एक से अधिक हो सकता है बेटा। अब उत्पाद के रूप में क्या हो सकता है भैया, उत्पाद के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो इसके रूप में भी बच्चे क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, तो या बच्चे क्या होगा, यौगिक होगा, क्या होगा, यौगिक होगा, या तो क्या बेटा होगा, अणु बनेगा। अगर देखा जाए तो यौगिक बनेगा या तो बेटा क्या बनेगा, अणु बनेगा। तो बोलो बच्चे यहाँ तक बात समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में इसमें दो पद होते हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अभिकारक जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उत्पाद जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लिखा जाता है, नहीं लेता है, मतलब जो उत्पाद अभिकारक के माध्यम से उत्पाद बने। अब ये बच्चे कहाँ लिखा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं बच्चे, बायां पक्ष। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, दायां पक्ष। क्या बोलते हैं बच्चे, दायां पक्ष। तो एक ये भी जानकारी ले लो कि जो अभिकारक होता है वो कहाँ लिखा जाता है, बायां पक्ष में लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है वो कहाँ लिखा जाता है बेटा, दायां पक्ष में लिखा जाता है। तो बताओ आप इन सभी बातों को समझ पाए, नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए हैं बच्चे तो आप एसएस ले लीजिए बेटा, आप इनके एसएस को आप ले लीजिए बच्चे, चलिएगा आप लोग ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चले, तो आई होप यहाँ तक क्लास 10th वाले मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप सभी को ये सारी बातें लल्ला समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, आप जब मैसेज करते हैं, तो उससे हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं आपके साथ, वो सही कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है ना, हम लोग के लिए बूस्टअप चार्ज की तरह काम करता है बच्चे। वो क्या करता है, बूस्टअप चार्ज की तरह काम करता है मेरे भाई। तो आपका बूस्टअप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा मेरा, मेरा क्लास आपको कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, आपको बातें समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे मेरे प्यारे। अगर मैं 10 वालों को पढ़ा लिया तो हम समझो सबको पढ़ा लिया, समझ रहे हैं बच्चे। तो 10 वाले बच्चे ज़रूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे आपके मैसेज का। आइए बच्चे, अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमने देखा अभी रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये बातें हमने देख लिया। अब आइए इसी के आगे कंटिन्यू अगला करते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं ना भैया, हम देखते हैं ना चेंजिंग, जो चेंजिंग आती है बेटा, जो डिफरेंट होता है, उसमें देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, और देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है बेटा। एक देखेंगे हम लोग भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे केमिकल चेंज। स्टेज बोल सकते हैं, जब अवस्था को बेटा क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन बोल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। और इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब एक देखेंगे बच्चे रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है बच्चे, रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं भैया केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, अगर भौतिक अवस्था किसे कहते हैं बेटा, हम लोग समझते हैं कि भौतिक अवस्था किसे कहते हैं बच्चे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। अब बच्चे ध्यान देना है, अगर मैं कहूँ, अब देखो बच्चे, अगर इसमें अगर आपको बात करूँ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। अब देखो भौतिक अवस्था अगर देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है बेटा, तो सबसे पहले इसमें अगर पहली पॉइंट की बात करूँ बेटा, कि पहला पॉइंट क्या हो सकता है इसके बारे में, तो आप ये बताइए बच्चे कि जब भी कोई भौतिक परिवर्तन करेंगे बेटा, तो जानते हो ना इसमें पदार्थ के जो आकार होते, आकृति होते, रंग होती, अवस्था होती है, आदि में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ध्यान देना, किसी भी, अब भाई हैंग ना करो, किसी भी पदार्थ के
रंग अवस्था, ये जो रंग होगा उसके रंग में, अवस्था में, आकार में जो रंग होगा, अवस्था होगा, आकार होगा, समझ रहे हो। तो इसके जो गुण होंगे, गुण में भी क्या आएगा भैया, गुण में बाबू परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे बच्चे, हमने आपको क्या समझाया कि जब भी किसी भी पदार्थ के रंग, अवस्था, आकार, गुण में क्या होता है बच्चे, परिवर्तन होता है। और जबकि इसमें देखेंगे ना, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में, इसमें अभी सब एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ गया। इसमें किसी भी पदार्थ के इसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है बच्चे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में क्या आता है बच्चे, परिवर्तन आता है। जबकि इसमें अगर बात करेंगे तो किसी भी रंग, अवस्था, आकार में, गुणों में क्या होगा बच्चे, परिवर्तन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर दूसरी बात करेंगे बच्चे, तो इसके अणु सूत्रों, दीपक सर हैं क्या? चलेगा। इसके अणु सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अणु सूत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चे, इस बात को याद रखेंगे। इसके अणु सूत्रों में, जबकि इसके अणु सूत्रों में क्या होगा बच्चे, इसके अणु सूत्रों में परिवर्तन होता है। तो इसके अणु सूत्रों में बच्चे क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, जबकि इसके अणु सूत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसे चाहें बेटा, इसे पुनः, पानी आ गया भाई, मैं पानी का इंतजार कर रहा था और पानी हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिएगा, इसे पुनः पुरानी अवस्था में वापस लाया जा सकता है प्यारे। जबकि इसकी बात करेंगे, इसे पुनः पुराने अवस्था में नहीं लाया जा सकता। आप कहेंगे नहीं लाया जा सकता, आप ये कहेंगे हाँ सर, आपने जितनी बातें बता रहे हैं वो सारी बातें तो हम समझ गए, पर अभी तक ये जो आप लिखवा रहे हैं ये बातें तो समझ गए, पर बट सर इसका एग्जाम्पल मिल जाता तो बात बड़ी ही मज़ेदार की हो जाती। तो बात तो आपने सही कहा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल भी बात करेंगे, जरूर बात करेंगे भाई, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और एग्जाम्पल की बात करेंगे बाबू, आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर बताओ बच्चे, जल का, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, जल का बर्फ बनना लाला, बताओ क्या कहलाएगा। और जब जल होगा, जल में टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो जल कैसा होता है, द्रवित फॉर्म होता है, बर्फ कैसा होता है बेटा, ठोस होता है। बताओ ठोस होता है नहीं होता है।
अब फिर अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो फिर वही बर्फ फिर से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो बताओ, तो क्या उसके अणु सूत्रों में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। पुनः वापस ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे? हाँ, ला दिए सर। ये किसी भी पदार्थ का रंग, अवस्था, आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। बिल्कुल, उसके आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसके अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अगर अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो जा रहा है, तो समझ लीजिएगा वो क्या है? भौतिक परिवर्तन कराएगा बेटा। भैया अब बताओ, मैं आपसे कहूँ दूसरा एग्जाम्पल, जल का वाष्प बनना। वाष्प बनना, अब बाबू वो जो जल होता है, जब टेम्परेचर दोगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो जल है बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। जो जल है, अब इस जल को हमने क्या किया? टेम्परेचर दे दिया। और टेम्परेचर कितना दिया बाबू? लगभग 100 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर दिया। और जब दिया तो यह जल क्या हो गया बच्चे? वाष्प बन गया। क्या बना बाबू? वाष्प बना। अब यही वाष्प से क्या बना बच्चे? बादल बना। ऐसे बादल से फिर क्या हो गया बच्चे? वर्षा हो गया। अब यही वर्षा फिर किस में आया? जल के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ। जो पाए थे वही फिर पा गए। तो कह सकते हो कि जल का वाष्प बनना भी किस अवस्था है भैया? कैसी अवस्था है? तो भौतिक अवस्था है बच्चे। बताओ, इसके अलावा बेटा अगर कहें मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो बाबू जो मोम का पिघलना होता है, ये भी बताओ किस प्रकार की अवस्था है बच्चे? तो आप कह सकते हो सर जी ये भी इसी प्रकार की अवस्था है। समझ रहे हो? हाँ, तो बच्चे ये सभी में, अब बच्चे बताओ, ये सभी चीजें हैं, तो बेटा ध्यान देना है, ये सभी चीजें आपको क्या है बेटा? किस प्रकार की अवस्था है? तो आप कह सकते हैं यही पर। अब बच्चे मैं इधर बताता हूँ रासायनिक अवस्था है। जैसे इधर एग्जाम्पल दूं बच्चे, आप समझ जाओगे। अब बताओ बेटा, हमने एक बार कहा कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब बच्चे तुम बताओ, बनना, अगर हमने दूध से दही बना दिया, तो बताओ दही से फिर दूध बनेगा क्या? आप ही बताओ, दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा ना जी। एक बार जो बनना है सो बन गया। इसकी जो क्वालिटी थी, जो था सो था दूध, और दूध से क्या बन गया? दही बन गया। दही खट्टापन होता है। दही खट्टा क्यों होता है जी? दही में क्या पाया जाता है बच्चे? तो आप कहोगे सर दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है बच्चे। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। इसलिए ये कैसा होता है? दही कैसा होता है बच्चे? खट्टा होता है। दही क्या होता है प्यारे? खट्टा होता है। तो दूध से दही बनना कैसा हो गया भैया? रासायनिक अवस्था हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, भोजन का पाचन, बच्चे भोजन का पाचन बताओ बेटा। भोजन का पाचन आपसे पूछूं किस प्रकार की अवस्था है? भौतिक के रासायनिक? बताना प्यारे, क्या है? भौतिक है कि रासायनिक है बच्चे? भौतिक है ये रासायनिक है? अरे बेटा रासायनिक है। क्या बताइए? जिस रूप में आपने गेहूं चावल लिया था, दाल चावल रोटी बाटी जो खाया था, क्या उसी रूप में बाहर निकालते हो? नहीं ना, उस रूप में नहीं निकालते ना। तो फिर एक ऐसी अवस्था हो गई भी है रासायनिक। भोजन का पाचन, आंतरिक क्रिया जितनी भी करेंगे शरीर की, अब ऐसे लीजिए, शरीर की आंतरिक क्रिया कैसी होती है बच्चे? तो शरीर की आंतरिक क्रिया कैसी होती है? आपकी रासायनिक होती है बेटा। अब बताओ, कागज का जलना, बताओ किस प्रकार की अवस्था है बच्चे? तो कागज का जलना भी किस प्रकार का है? आपका रासायनिक। अगर कागज जला तो राख बन गया। अब राख से कागज बना पाओगे? नहीं ना, राख से कागज नहीं बना पाओगे, बन पाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बच्चे? उसे भी क्या कहेंगे? रासायनिक अवस्था कहेंगे। बोलो बात समझे नहीं समझे? आइए आपको एक लास्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आज के क्लास का करूँगा एंडिंग, क्योंकि मेरा अब ऑफलाइन क्लास लेने का बच्चे टाइम हो चुका है, तो आपको ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा पाऊंगा। बस एक एग्जाम्पल और दूंगा, फिर चलेंगे हम लोग ऑफलाइन क्लास में। ठीक है ना? देखो बच्चे, एक हमारे पास है, देखो हमारा आर्ट बहुत बढ़िया है, इसमें हमको गोल्ड मेडल मिला है। आर्ट में आप देख के जान जाओगे गोल्ड मेडल मिला है कि नहीं मिला है। समझ रहे हो ना? इतना खतरनाक मेरा आर्ट है बाबू। आर्ट के बारे में मैं पीएचडी किया हूँ। समझ रहे बच्चे? ये देखो, ये हमारा आर्ट है। अब इतना बढ़िया आर्ट है कि आपको क्या ही बताऊं बच्चे। आर्ट के बारे में नहीं दिखाई दिया ना? हम समझ रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा। चलो अब दिखाई दिया। अभी भी कहेंगे सर क्या ही बना रहे हैं सर, मजा नहीं आ रहा है। कुछ पॉइंट हैं जो सिखाने हैं आपको, अब मैं सिखा के ही जाऊंगा इस तरीके से। अब यह बच्चे हमारी जो है ना, ये हमारा क्या है बेटा? कैंडल है। यह कैंडल है। अब समझ लो कितना बढ़िया आर्ट है ना। अब समझ लो कि कैसे हम 10 पास हुए थे, ये हमारा ही आत्मा जानता है। समझ रहे हो? अब ये कैंडल है, ये पिघल के ये सब नीचे ऐसे क्या हो रहा है? गिरा हुआ बच्चे।
ये कैंडल इसी पे क्या हो रहा है, फैल के गिरा हुआ है। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अब बच्चे मोमबत्ती का जलना कौन सी अवस्था होती है बेटा, तो मोमबत्ती में दो चीज होती है बेटा, एक नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं प्यारे मोम, क्या बोलते हैं, मोम, और ऊपर वाला जो होता है इसे बोलते हैं बच्चे, इस वाले नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चे, बत्ती, बत्ती अर्थात कह सकते हो धागा। अब बच्चे बताओ, जब धागा जलना होगा, धागा जलेगा तो धागा के जलने से क्या बनेगा बच्चे, राख बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, राख। अब बताओ राख को पुनः वापस बत्ती बना पाओगे, पुनः बत्ती बना पाओगे, नहीं ना, तो राख का जलना क्या बताओगे बच्चे, तो यह बता दो कि सर ये क्या है, हमारे पास है रासायनिक अवस्था, क्या है बेटा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसको बताना है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं बच्चे। जबकि अब यहीं पे जो मोम होगा, तो मोम को जब जलाना होगा, मोम को जलाना होगा, जलाओगे तो मोम के जलाने से जलाओगे तो ये क्या होगा बच्चे, पिघलेगा, क्या करेगा, पिघलेगा। तो जब ये पिघलेगा तो पिघल कर इसे पुनः उसका लुंडी बना लोगे, नहीं बना लोगे, अब बन जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, तो ये पिघलेगा, पिघलेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। आप कह सकते हो जिससे पुरानी अवस्था में वापस ला सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन बच्चे। अब जब मोमबत्ती जलता है इसमें बच्चे मेरे भाई कई रंग होते हैं, तो जो सबसे बाहरी रंग होता है ये बाह्य वाला है, तो इसका रंग कैसा होता है भाई, इसका रंग नीला होता है, क्या होता है, नीला होता है। तो नीला होता है तो इसके पीछे दो कारण है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा है बच्चे, ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा है, ऑक्सीजन यहाँ भरपूर मिलता है। जब ऑक्सीजन भरपूर मिलता है बच्चे तो यहाँ पे दहन प्रक्रिया संपूर्ण होता है, दहन प्रक्रिया अच्छे से होता है। और जब दहन प्रक्रिया बढ़िया अधिक होगी, दहन प्रक्रिया अधिक होगी तो बच्चे याद रखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा होगी तो दहन की प्रक्रिया होगी, अधिक होगी, और जब दहन की प्रक्रिया अधिक होगी प्यारे तो वहाँ क्या होगा, आप याद रखेंगे, वहाँ क्या होगा बेटा, तो वहाँ पे बच्चे ये होगा कि प्रकाश ऊर्जा कम होगा बच्चे, प्रकाश ऊर्जा कम होगा और ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होगा, ऊष्मीय ऊर्जा अधिक, ऊष्मीय ऊर्जा अधिक। आपको बताऊं इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, आप घर पे देख सकते हैं बेटा, आपको बताऊं ना। अब आप क्या करोगे, इस समय सिलेंडर की चल रही तबाही, ऐसा मत करना, नहीं मम्मी लतिया देगी कायदे से, समझ रहे हो ना। पर सिलेंडर को जब लाओगे तो सिलेंडर का जो फ्लेम होगा, जो ज्वाला होगा, उसकी जब देखोगे ना तो हल्का नीला दिखाई देगा, फिर आपको कैसा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होगी बच्चे उसका रंग कैसा होगा, नीला होगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति अधिक होगी, दहन प्रक्रिया अधिक होगी, प्रकाश ऊष्मा होगी, प्रकाश की ऊर्जा कम होगी और उसमें ऊर्जा क्या होगी बेटा, अधिक होगी। वहीं प्यारे अगर मैं अगली बात करूँ, यही अब देखो ये वाला रंग कैसा होगा, सेकेंड वाला लेयर होता है, तो सेकेंड वाले रंग बेटा क्या होता है, पीला होता है। और जब पीला होता है तब क्या होती है बच्चे, जब पीला होगा तब क्या होगा, तो पीला होने पर बाह्य के अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है बेटा, तो क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो उसके बाद बच्चे जो सेकंड वाला होगा, तो फिर दूसरा कंडीशन, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो बच्चे ध्यान देना है, थोड़ा सा दहन कम होगा, दहन प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम। जब अपेक्षाकृत कम होगा बच्चे तब क्या होगा, आप समझिएगा, प्रकाशीय ऊर्जा, बेटा मैं उल्टा बता रहा हूँ क्या, मैं उल्टा बता रहा हूँ क्या इस पॉइंट को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं इस चीज़ को उल्टा बता रहा हूँ बेटा। जब दहन प्रक्रिया अधिक होगी तो बाहर वाला लेयर होगा बेटा, ये देखो इस पॉइंट, बाकी सब सही है। यहाँ पे जो होगा बेटा, इस संशोधन कर लीजिएगा, ये चीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ दहन प्रक्रिया अधिक होगा तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा अधिक अधिक अधिक। अब यहाँ पे जो उसका रंग होगा बेटा ना, ये रंग कैसा होगा बच्चे, पीला होगा,
ये कैसा होगा बेटा, ये पीला होगा बेटा, ये चीज़ें पॉइंट याद कर लेंगे। प्रकाश ऊर्जा अधिक होगा और ऊष्मा बच्चे यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा कम होगी, ऐसे कह सकते हैं। ऊष्मी ऊर्जा बच्चे यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, ध्यान दीजिएगा। जबकि यहाँ पर बेटा, यहाँ पर रंग सेकंड वाला कैसा होगा बच्चे, यहाँ पर गलती हो गई, आप इसे सुधार लीजिएगा। यहाँ क्या होगा, इसका रंग कैसा होगा बच्चे, नीला। कैसा होगा बेटा, नीला होगा। और जब नीला होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बच्चे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, दहन प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम होगा, प्रकाशीय ऊर्जा कम होगी। और बेटा ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मी ऊर्जा यहाँ क्या होगी, अधिक होगी। ऊष्मी ऊर्जा बेटा क्या होगी, अधिक होगी बच्चे, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट लेयर होता है बेटा, यहाँ पे जो होता है, इसका रंग कैसा होता है, थर्ड लेयर में इसका रंग होता है काला। तो काला जहाँ होता है, यहाँ ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है तो यहाँ कोई भी दहन प्रक्रिया नहीं बच्चे होता है, दहन प्रक्रिया नहीं होती है। अब यहाँ कोई दहन प्रक्रिया नहीं होती है तो इसीलिए इसका रंग कैसा होता है बच्चे, इसका रंग कैसा हो जाता है बच्चे, काला हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दहन प्रक्रिया नहीं होती है, तो याद रखिएगा। और ध्यान दीजिए, दहन प्रक्रिया की खोज किसने किया था बच्चे, दहन प्रक्रिया की खोज। अगर दहन प्रक्रिया की खोज आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे किसको, लेवेजियर ने किया था। किसने किया था बच्चे, लेवेजियर, जो आपके केमिस्ट्री के पिता हैं, जो रसायन विज्ञान के पिता हैं, इनको याद करिएगा। और 1774 में ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्टले ने किया था। तो बच्चे ध्यान देना है, जोसेफ पिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी बेटा, तो याद रखेंगे ये सभी पॉइंटों को ना। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले बच्चे, मेरे प्यारे भाई, आज इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसके आगे सेशन में। अगर बात समझ में आ गई है, बहुत बहुत आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा, सर आप कैसा पढ़ाने कैसा नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बेटा, सभी से लेते हैं क्या अलविदा, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।